आंधी से चींटियां उड़ा करती है, हाथी नहीं। बाबाजी को हटाने की बड़ी कोशिश हुई इकोसिस्टम द्वारा, पर जनता में लोकप्रिय इतने हैं कि किसी की हटाने में हिम्मत नहीं हुई। चौबे जी गए थे, छब्बे बनने दूबे बनकर आ गए। लोकसभा में दिल्ली वालों के इशारों पर और योगी आदित्यनाथ को डाउन करने के लिए जमकर भीतरघात किया गया था। उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कुछ सीटें हार जाए और इसका ठीकरा योगी जी के माथे पर फोड़ दिया जाए। इस प्रकार एक तीर से दो शिकार करने की योजना थी। एक तो मोदी के बाद योगी का नाम न आ पाए और अपनी गोटी फिट हो सके, दूसरे अपने मौर्य जी मुख्यमंत्री बनने की आस लगाए बैठे थे। इसलिए लखनऊ की मीटिंग में खुलकर योगी के विरोध में बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली बुलाकर डांटे गए कि पाजामे के अंदर रहो, बाहर जाने की कोशिश मत करना। नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात। नतीजे जब आपके पक्ष में हो तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब खिलाफ हो तो खामियां और कमजोरियां सामने आने लगती है। यूपी बीजेपी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पार्टी लोकसभा चुनाव में सूबे की 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। प्रदर्शन इतना खराब कैसे रहा, इसे लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। पार्टी के ही कुछ नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। जो नेता दबी जुबान में बातें करते थे वो खुलकर सामने आ रहे हैं। सियासी गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच पटरी बैठ नहीं रही है। कहा यह भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ की बैठक से दोनों उप मुख्यमंत्री गायब रहते हैं। यह बातें बताती है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ कमजोर हुए हैं, लेकिन पार्टी में उठते विरोध के सुर के बीच योगी आदित्यनाथ के पास दम दिखाने का मौका भी है। वह अपनी ताकत आगामी विधानसभा उपचुनाव में दिखा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि विरोधियों को शांत करने के लिए उपचुनाव अच्छा मौका है। यही वजह है कि वे एक्शन में हैं। उन्होंने बुधवार को मंत्रियों की बैठक भी बुलाई है। सीएम योगी मंत्रियों से चुनाव की तैयारियों के संबंध में फीडबैक लेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने 30 जून को भी एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने उपचुनाव में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। हालांकि उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक करना होगा, उन्हें अपनों को संभालना होगा। सीएम योगी ने भी उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया था। सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की हार अति आत्मविश्वास की हार है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से विपक्ष ने किया, हम उसे काउंटर नहीं कर पाए। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह टास्क भी दे दिया कि उपचुनाव में सबको अपनी ताकत दिखानी होगी। उपचुनाव बीजेपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की साख का भी सवाल है। अगर इसमें जीत मिलती है तो यह लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए मरहम का काम करेगा। इसलिए सीएम योगी ने मंत्रियों को हर हाल में जीत दर्ज करने के लिए अभी से क्षेत्रों में डटे रहने को कहा है। वहीं उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी में टिकट के लिए भागदौड़ शुरू हो गई है। विधायक से सांसद बनने वाले नेता जहां अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिलाने में जुटे हैं, वहीं कई पूर्व सांसद और विधायक भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जिस पिता ने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, उसी बेटे ने एक दिन मंच पर पिता को धक्का देकर माइक तक छीन लिया था। यह सत्ता की भूख का नंगा नाच था, जहां रिश्ते और मर्यादा ताक पर रख दी गई थी। यह घटना दिखाती है कि राजनीति में अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षाओं ने कैसे रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को सुबह सियासी पारा चढ़ा दिया। भाजपा में मच रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ और सरकार बनाओ। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अगर भाजपा में कोई नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है। इस ऑफर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव के इस ऑफर के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि 45 एमएलए, 18 एमपी और एक चाचा बीजेपी के संपर्क में है उत्तर प्रदेश में, और भतीजा मॉनसून ऑफर चला रहा है। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 45 एमएलए, 18 एमपी और एक चाचा बीजेपी के संपर्क में है उत्तर प्रदेश में, और भतीजा मॉनसून ऑफर चला रहा है। तरह तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच दिल्ली से केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ लौटने पर
अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। लौट के बुद्धू घर को आए। बुधवार को केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक्स के जरिए हमला बोलते हुए उन्हें सपा बहादुर की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि यूपी और केंद्र दोनों ही जगह मजबूत सरकार है। वर्ष 2017 की तरह 2027 में भी हम यूपी में सरकार बनाएंगे। उन्होंने सपा के पीडीओ को धोखा करार दिया था। इससे पहले अखिलेश यादव ने बुधवार को पोस्ट कर कहा था कि यूपी की बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ की राजनीति का काम जो भाजपा दूसरे दलों में करती थी, वही काम वो अपने दलों के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दल बदल में धंसती जा रही है। यूपी की जनता के बारे में बीजेपी में कोई सोचने वाला नहीं है। इसके बाद देर रात को अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए। हालांकि अखिलेश यादव के इस बौखलाहट पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। केजरीवाल जेल में बेल की राह देख रहे हैं और आपके नेता उनके लिए नई नई बीमारियां ढूंढ रहे हैं, जबकि राघव चड्ढा लंदन खेल एंजॉय कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ फोटो शेयर किए जिससे लोग नाराज हुए। राघव विंबलडन के फाइनल देखने गए थे। अब हर पार्टी के लोग राघव को ट्रोल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी फिलहाल जेल में हैं। ऐसी स्थिति में राघव चड्ढा की तस्वीरों से लोग उन पर भड़क उठे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राघव चड्ढा राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। तब तो अपनी पार्टी को छोड़कर वो बार बार विदेश चले जाता है। राजनीति छोड़ राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा इन दिनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में व्यस्त है। कपल को पिछले दिनों विंबलडन 2024 के फाइनल में स्पॉट किया गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई। सोशल मीडिया यूजर राघव चड्ढा को इस बीच ट्रोल करने लगे हैं। एक्स पर एक काव्या नाम की यूजर ने लिखा कि केजरीवाल जी की सेहत गिर रही है, आप अपने मुश्किल समय में हैं और आप विंबलडन फाइनल देख रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आग लगे चाहे बस्ती में, राघव रहता मस्ती में। एक अन्य यूजर ने लिखा कि हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है विंबलडन में। अमित मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा 18 लाख का टिकट लेकर विंबलडन में मैच देखने वाला आदमी सबसे गरीब सांसद भगवान, मुझे भी ऐसा ही गरीब बनाओ। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी एक्स पर एक डिलीट किए गए अपडेट को लेकर विवाद खड़ा कर दिया, जिसे सोमवार शाम को पोस्ट किया गया था। एआईसीसी प्रवक्ता रागिनी नायक ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और उनकी पत्नी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जो लंदन में विंबलडन फाइनल में भाग लेते हुए देखे गए थे। नायक ने तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया था, एक आम आदमी 8 से 10 लाख की कीमत वाली टिकट खरीदकर विंबलडन फाइनल देख रहा है। हालांकि शाम होते ही करीब 7 बजे पोस्ट करने के कुछ ही समय बाद नायक ने तुरंत पोस्ट को डिलीट कर दिया। इंटरनेट पर वायरल हुए पोस्ट के स्क्रीनशॉट के अनुसार पोस्ट को 282 के व्यूज मिल चुके थे और डिलीट होने तक 1.2 के यूजर्स ने इसे रीपोस्ट किया था। नायक द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर पर अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के इंस्टाग्राम पोस्ट से डाउनलोड की गई थी। परिणीति ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, विंबलडन फाइनल, स्ट्रॉबेरी और क्रीम और मेरा प्यार, सबसे अच्छा वीकेंड। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक की यह पोस्ट इस समय चर्चा में है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद हो सकते हैं। दोनों ही दल इंडी गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें कई अन्य विपक्षी दल शामिल हैं। दोनों दलों के बीच मतभेद के बीच संभवतः तब बोए गए जब आपने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि दोनों दलों ने इस मामले को सार्वजनिक रूप से उठाने से परहेज किया और अराजकता के बीच एकता के संकेत दिए हैं। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी खेला होने की आशंका जताई जा रही है।
माना जा रहा है कि इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। दरअसल इसकी वजह है अजीत पवार गुट के नेताओं की शरद पवार के साथ हो रही मुलाकातें। अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करके बीजेपी शिवसेना की सत्ताधारी महायुति गठबंधन से जुड़ने वाले अजीत पवार क्या अब अलग थलग किए जा रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी एसपी तो यही दावा कर रही है और अपने इस दावे के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक अखबार में छपे लेख का हवाला दे रही है। दरअसल इस लेख में कहा गया है कि 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन भावना तेजी से उभरी है, जिसका नतीजा है कि महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको एहसास हो गया है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन को जारी रखने से उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने बड़े पैमाने पर एनसीपी एसपी के पक्ष में मतदान किया है। बीजेपी भी इस पूरे मामले में सावधानी से काम कर रही है क्योंकि वह चुनाव जीतना चाहती है। क्रास्टो ने दावा किया, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन उन्हें लोकसभा चुनावों की तरह अगले चुनाव में भी हराएगा। साप्ताहिक विवेक में छपा लेख उन तरीकों में से एक है जिनसे वे खुद को अजीत पवार से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद किसी न किसी तरह से उन्हें महायुति छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एनसीपी एसपी प्रवक्ता ने कहा कि आरएसएस से जुड़े प्रकाशन ने कुछ हफ्ते पहले भी इसी तरह की सामग्री के साथ एक अन्य लेख भी लिखा था। क्रास्टो ने कहा, अजीत पवार को साथ लाने के फैसले ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इसी वजह से पार्टी को महाराष्ट्र में कई लोकसभा सीटें गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में यही मौजूदा वास्तविकता है। ऐसा लगता है कि लोगों ने बीजेपी के एनसीपी और उसी तरह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन को स्वीकार नहीं किया। वहीं सोमवार 15 जुलाई को जहां एनसीपी अजीत गुट के कद्दावर नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुंबई में उनके आवास सिल्वर ओक में मुलाकात की थी, तो वहीं आज अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी शरद पवार के आवास पहुंची है। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज पुणे के मोदी बाग पहुंची। सांसद सुनेत्रा पवार 1 घंटे से अधिक समय तक मोदी बाग में रही। उस समय शरद पवार भी मोदी बाग में ही मौजूद थे। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि मोदी बाग में सुनेत्रा पवार ने किससे मुलाकात की और किस पर चर्चा हुई, लेकिन एक ही समय पर एक ही स्थान में सुनेत्रा पवार और शरद पवार की घंटों मौजूदगी ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार और उसके बाद लोकसभा चुनाव की हार से आहत मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अंतर्कलह की आग में जूझने लगी है और खुले तौर पर संगठन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अमरवाड़ा उपचुनाव है, जहां एक बार फिर कांग्रेस अपने ही गढ़ में हार गई। इससे मध्य प्रदेश में पार्टी की लोकसभा और विधानसभा के बाद एक बार और फजीहत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट पर 13 जुलाई को आए नतीजे कांग्रेस के खिलाफ रही, जबकि उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उपचुनाव पार्टी गुटबाजी के चलते हार गई। अब तो कांग्रेस नेता खुलकर भी बोलने लगे हैं। इन्हीं सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें कम होने का नाम न ले रही है। अब उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही एक और नेता ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अमीनुल सूरी ने पार्टी के इंदौर कार्यालय गांधी भवन में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रवक्ता ने भी बात केवल पार्टी के फोकस पर रखने के बजाय खुला पत्र जारी कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर पत्र डालकर उन्होंने शीर्षक दिया है, पार्टी गई तेल लेने। बता दें कि कुछ वर्ष पहले राव से चुनाव लड़ रहे जीतू पटवारी का एक वीडियो बड़ा चर्चित हुआ था, जब उन्होंने मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए कह दिया था कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे देखकर वोट दो। पटवारी के इसी डायलॉग को अब प्रदेश प्रवक्ता
सूरी ने पत्र में तंज की तरह उपयोग किया है। उन्होंने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लिखा, इंदौर में कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सिर शर्म से झुक गया है। गांधी भवन में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का पलके बिछाकर जो स्वागत किया गया, उससे फिर सिद्ध हुआ है कि पार्टी गई तेल लेने। यह वही व्यक्ति है जिन्होंने गंदी राजनीति खेलते हुए बलपूर्वक कांग्रेस प्रत्याशी का फॉर्म उठवा लिया, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में मौजूद किसी भी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पलटकर पूछ ले कि आपने जो गंदी राजनीति की उसका क्या। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपने ही क्षेत्र में 2 दिन में विरोध का दूसरा झटका लगा है। सोमवार को उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने जीतू पटवारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब प्रवक्ता ने विजयवर्गीय का स्वागत करने पर सार्वजनिक आलोचना का तीर छोड़ दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी में गुटबाजी की कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर गुटबाजी की हवा ने जोर पकड़ा तो कमलनाथ की कुर्सी पलटने में भाजपा को मदद मिली। दिलचस्प यह है कि पार्टी अब सत्ता में नहीं है, लेकिन गुटबाजी और अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हत्या की धमकी दी गई थी। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के ऑफिस में फोन करके हिंदू बोलने वाले एक शख्स ने धमकी दी थी कि चुनाव प्रचार के दौरान वह पीएम मोदी की हत्या कर देगा। अब इन्हीं सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने से बचने का सुझाव दिया है। बीजेपी की तरफ से यह बयान 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के संदर्भ में दिया गया। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अंग्रेजी अखबार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के लेख का हवाला देते हुए भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर अपनी बातें रखी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, जुलाई 2022 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले में एक जरूरी बात सामने आई है। यह हमले ज्यादातर विपक्षी नेताओं के भड़काऊ भाषण के बाद हुए हैं। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली भाषा और शब्दों का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया। त्रिवेदी ने कहा, कई कांग्रेस नेताओं के भाषणों में मौत और कब्र खोदना जैसे हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। राजनीति एक चीज है, लेकिन हिंसा भड़काना इससे अलग है। त्रिवेदी ने जनवरी 2022 में पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक का भी जिक्र किया, जब पीएम करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे थे। उस वक्त पीएम जब एयरपोर्ट लौट रहे थे, तब फिरोजपुर जिले में कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने अक्टूबर 2013 में पटना में मोदी की राजनीतिक रैली में हुए सिलसिलेवार धमाकों का भी जिक्र किया। त्रिवेदी ने कहा, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह रैली में मौजूद थे और उस समय दोनों के पास Z+ स्तर की सुरक्षा थी। केंद्र में कांग्रेस सरकार की ओर से यह सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। इस दौरान त्रिवेदी ने कहा कि राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा को भाजपा ने गंभीरता से लिया है। त्रिवेदी ने कहा, जब राहुल गांधी कश्मीर और मणिपुर गए थे तो उनके मार्गों की जांच की गई थी और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। त्रिवेदी ने कहा कि 2007 में सोनिया गांधी ने ही पहली बार गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा, हमने आपातकाल के दौरान भी इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल न केवल गलत है, बल्कि यह खतरनाक भी है। वहीं इसी तरह से इसी साल मार्च में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हत्या की धमकियां दी गई थी। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर कर्नाटक के एक इस्लामिक कट्टरपंथी ने पीएम मोदी की हत्या की धमकी दी थी। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने वहीं के मूल निवासी रसूल कद्दारे के खिलाफ केस दर्ज किया था। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।